जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, तो कल जो हमने बात की थी, वो ये की थी कि एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफ़रेंस होता है और क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है? आया इन्वेस्टिंग बेहतर होती है या ट्रेडिंग बेहतर होती है? और अगर आपको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में से चूज़ करना चाहिए, तो किस-किस पोर्शन से आप जो है वो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को प्रेफ़र कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा था कि आप मेजॉरिटी जो है वो मेजर अपना जो पोर्टफ़ोलियो होता है, उसको इन्वेस्टिंग की तरफ रखें और अपना 15 to 20% ऑफ द अपने फंड जो हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग में जाएं। अच्छा, अब इसके बाद मैं जो आपको चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो है कि मार्केट पार्टिसिपेशन या मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि मेजर जो लोग होते हैं मार्केट के अंदर वो हर तरह के होते हैं। अब वो किस तरह के होते हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप किस पार्टिसिपेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। और आपको उस गेम मतलब देखें, जिस भी गेम प्लेन में आप जाते हैं, कभी भी कोई गेम खेलने जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपका जो राइवलरी है वो कितना आपके साथ जो है वो कॉम्पीट कर सकता है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं और ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट में जाते हैं, तो जब आप कोई स्टॉक बाय कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कोई सेल कर रहा होता है, तो वो भी कुछ सोच रहा होता है तो ही सेल कर रहा होता है ना। उसको भी कोई चीज़ कुछ चीज़ नज़र आती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने वेल इन्फॉर्म्ड हैं और आपका कैटेगरी किस चीज़ में, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, और जो आपका जो जो सेलर है जिससे आप स्टॉक बाय कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, और फिर उस हिसाब से उसके पास क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है। एक बात तो ये 100% है कि इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, दूसरी बात ये कि कल जो मैंने वीडियो शेयर की थी वो आई थिंक 20-22 मिनट की थी, तो शायद लोग इतना पसंद नहीं करते वैल्यूएबल या इंफॉर्मेटिव चीज़ों को सुनना। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जितना कोशिश होगा इतना जल्दी-जल्दी और थोड़ा प्रिसाइज़ली जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अब मार्केट पार्टिसिपेशन को इतना वैल्यू क्यों दिया है, उसकी एक रीज़न है और वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों उसको इतना ज़्यादा वैल्यू दिया है कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद फ़ौरन से मैं मार्केट पार्टिसिपेशन पे आ गया। अब आप ये समझिएगा कि मार्केट पार्टिसिपेशन होती किस तरह की है। तो सबसे पहले देखें, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट के, वो होते हैं इंडिविजुअल्स। लेकिन इंडिविजुअल में भी दो कैटेगरीज आती हैं, एक होती है जनरल पब्लिक और एक होते हैं वेल इन्फॉर्म्ड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। जो आपके बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े हाई फाई, लेकिन वो इंडिविजुअल कैटेगरीज में आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता कि कौन सा बड़ा इंडिविजुअल है और कौन क्या है, लेकिन देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स, कंपनीज़ के मालिकान होते हैं, बिजनेसेस के मालिकान होते हैं, वो भी जो है वो इंडिविजुअल्स में आते हैं। वो इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं और उसके बाद जो जनरल पब्लिक होती है आपकी मेरी तरह, वो भी इंडिविजुअल कैटेगरी में आती है। अब उस इंडिविजुअल कैटेगरी में जो हाई नेटवर्थ, जिनके पास बहुत ज़्यादा वर्थ होती है और जो बहुत ज़्यादा इनकी एपेटाइट होती है, रिस्क एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, होल्डिंग एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, और उसके मुकाबले में उनकी जो होल्डिंग्स भी होती हैं वो मिलियंस और बिलियंस, आई थिंक मिलियंस ऑफ शेयर्स में होती है। मतलब दे ओन अ मेजर पोर्शन ऑफ द लिस्टेड फ्लोट। तो उनका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन उनकी भी जो इन्वेस्टमेंट फॉल करती है वो दो तरीके से करती है। अगर वो अपने पर्सनल अकाउंट्स में काम करते हैं तो वो उसी तरीके से ट्रीट होती है जैसे एक इंडिविजुअल बंदा या एक जनरल पब्लिक जो है वो काम करती है। तो अगर एक जनरल पब्लिक शेयर्स बाय करेगी और वो भी बाय करेगा, तो आपको जब स्टॉक मार्केट लाइक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एट द एंड ऑफ द डे आपको नंबर्स शेयर करता है कि आज की एक्टिविटी क्या रही, जिसमें वो दो तरह की कैटेगरीज में जो है वो नंबर शेयर्स करते हैं। एक लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो होता है, एक फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो होता है। तो अगर आप लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर इंडिविजुअल की कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेजर ऑफ द एक्टिविटी नज़र आती है उस दिन की। आई बिलीव 65-70% जो एक्टिविटी होती है वो मेनली जो है वो इंडिविजुअल से होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंडिविजुअल कैटेगरी में एक जनरल पब्लिक काम कर रही है। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक का भी इंटरेस्ट हो और उसके नाम से अगर काम होगा, तो क्योंकि वो एक इंडिविजुअल बंदा है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसका भी नंबर, उसकी बाइंग और सेलिंग और उसकी एक्टिविटी भी आपको उसी कैटेगरी में फॉल करेगी। इसी तरीके से अगर वही बंदा अपनी किसी कंपनी के अंदर, जो उसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है, उसके थ्रू शेयर्स बाय करता है या सेल करता है, तो वो फिर एक कंपनीज के कैटेगरी में चले जाता है, जिसका इंडिविजुअल कैटेगरी से आउट हो जाना, लेकिन डिसीजन मेकिंग अगेन इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही होती है कि एक बंदा है जो कि बहुत बड़ा सेठ है और वही डिसाइड कर रहा है कि उसकी कंपनी में किस शेयर्स को बाय करना चाहिए और किसको सेल करना चाहिए।
दूसरी पार्टिसिपेशन, अब ये तो हो गया कि इंडिविजुअल का बंदा, अब इंडिविजुअल बंदा जब एक सिंगल बंदा अगर कोई डिसीजन मेकिंग लेता है तो उसके साथ टीम का होना, जैसे अगर मैं लूँगा तो मेरी अपनी एक वर्किंग होगी। अब आप सोचें कि मेरा फोकस इस इंडिविजुअल पे इसलिए ज़्यादा है कि एक बंदा 400 लिस्टेड कंपनीज को या 40 लिस्टेड कंपनीज के सारे डायनामिक्स को अपने पास अपडेटेड नहीं कर सकता, तो उसकी कैपेसिटी या उसकी पेनिट्रेशन या उसकी एबिलिटी टू मेक मनी इन द मार्केट इज लो, because he does not have a good information, he does not have a valid information, updated information नहीं होगी, वो लैग करेगा information में, और जितना वो लैग करेगा जाहिर सी बात है दूसरों को जल्दी पता चलेगा। तो जो दूसरा सेक्टर आता है जिसके पास ज़्यादा शायद इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करते हैं, वो फिर आपके इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं? तो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं और आपके बैंक्स होते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो पब्लिक का ही पैसा लेते हैं और उसको अपनी डिस्क्रिप्शन पे, बिकॉज दे आर considered as investment experts, तो they believe के they are able to make better money or better returns compared to any general public or any individual person। तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ को ऑफर करते हैं। एक्चुअल में उनका अपना बिजनेस तो ये हुआ कि वो आपको सर्विसेज देते हैं और उनकी सर्विसेज ये होती है कि दे टेंड टू मेक गुड रिटर्न्स, और उनका जो एक बेंचमार्क भी होता है वो ये होता है कि अगर KSE 100 इंडेक्स अगर 5% 5 या 10% परफॉर्म किया है तो दे आर सपोज टू बी बीटिंग द KSE 100। उनको कम से कम 11-12% जो है वो अब इनको जो है वो रिटर्न बना के देना चाहिए, तब इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी कंसिडर की जाएगी। दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस में आती है वो आती है बैंक्स। लेकिन बैंक्स जो है वो अपनी इक्विटी लगाते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बैंक्स का जो पोर्टफोलियो होता है वो उनके साइज़ के हिसाब से बहुत छोटा होता है। जो सबसे लार्जेस्ट, आई थिंक अगर जहाँ तक मुझे नंबर याद पड़ता है या मुझे याद है, तो लार्जेस्ट साइज़ ऑफ द पोर्टफोलियो अगर किसी बैंक का होगा तो वो बैंक भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटली 35 बिलियन रुपीज़ होगा। अब बैंक्स की एक्विटीज़ देखी जाए तो वो ट्रिलियंस में होती है और उनके एक्विटी पोर्टफोलियो जो है वो बिल्कुल लेस देन 1% या 1% इतना होता है, जो कि इनकी टोटल बुक के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो बड़े प्रूडेंटली उसको जो है वो लेके चलते हैं और दे आर रिलेटिवली वेल इन्फॉर्म्ड सेक्टर। इनके पास ऑफ कोर्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक की, इनकी अपनी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है उसका इनको आइडिया होता है। दे आर वेल पेनिट्रेटेड इन द मार्केट, वो मनी मार्केट में भी काम करते हैं, वो और बहुत सारी मार्केट्स में काम करते हैं, वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का पहले से पता होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन एक आइडिया हो जाता है कि एक बंदा जो 9 to 5 जॉब करता है वो शायद उस तरीके से नज़र ना रख सकता हो इकोनॉमी के ऊपर, जो एक एक्सपर्ट बंदा किसी ट्रेजरी, बैंक की ट्रेजरी में बैठ के जो है वो समझ सकता है कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है आगे। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जब बैंक का फंड मैनेजर होगा या उसका जो पोर्टफोलियो को रन करता होगा, उसकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो वेल इन्फॉर्म्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड होगी कंपेयर टू किसी इंडिविजुअल बंदे की। लाइक मेरी क्रिकेट की टीम नहीं है तो मेरी इन्फॉर्मेशन भी बहुत रिलेटिवली नीचे लो होगी और मेरी डिसीजन मेकिंग में भी बहुत सारी एरर्स हो सकते हैं, जिसका नुकसान ये हो सकता है कि मुझे रिलेटिवली उस कंपेयर टू दैट पोर्टफोलियो मैनेजर मेरा रिटर्न शायद कम होगा या फिर मेरे लॉस की एपिटाइट ज़्यादा हो सकती है। फिर तीसरी चीज़, तीसरा जो कैटेगरी आता है इंस्टीट्यूशन में वो इंश्योरेंस सेक्टर आता है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मेनली इनके जो आते हैं प्रीमियम्स, उन्हीं को वो इन्वेस्ट करते हैं। इनका एक अलग स्ट्रक्चर होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव होके स्ट्रक्चर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन हमने पिछले 2-3 सालों से देखा कि दे टर्न्ड आउट टू बी हेवी बायर्स और उसके बाद जो है वो हेवी सेलर्स भी आ गए। तो इससे पहले कभी इतना नहीं होता था, बहुत कंसिस्टेंसी होती थी इंश्योरेंस सेक्टर में। उनकी जब एडिशन होता था किसी स्टॉक का या डिलीशन होता था तो बड़ा स्मूथली वो करते थे, लेकिन फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक नी जर्क रिएक्शंस और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मार्केट में क्रिएट करना शुरू किया। तो आई एम श्योर कि उनके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती होगी या बहुत जो है वो ज़रूरी होते होंगे इस तरह के एक्शंस, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी पिछले 3-4 साल में। तो इस तरह के लोग होते हैं, वो आपकी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब आप एक चीज़ सोचें, जो मेरा असल कहने का मकसद है कि अगर आप compete कर रहे हैं कि अगर एक इंश्योरेंस सेक्टर वाला बंदा, एक बैंक में बैठा हुआ बंदा, एक म्यूचुअल फंड में बैठा हुआ बंदा अगर किसी स्टॉक को सेल कर रहा है और आपको एक लेस इन्फॉर्म्ड
डीलर या ट्रेडर जो कि किसी ब्रोकरेज इंडस्ट्री में जॉब करता है और वो आपको कह रहा है कि जी सर बस मैं कह रहा हूँ आप ले लें, तो आप सोचें कि आपका रिस्क उस ट्रेडिंग में कितना ज़्यादा है। तो क्या आप अगर अपने आप को ये समझते हैं कि आप इतने वेल इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं कि आप उनको बीट कर सकते हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग में ज़रूर जाएं। और अगर आप समझते हैं कि नहीं आप उनको बीट नहीं कर सकते, तो अपनी ट्रेडिंग की कैपेसिटी और अपनी ट्रेडिंग की जो जो क्वांटम होता है उसको उतना ही रखें कि अगर आप गलत भी हो गए तो आपको लॉस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, तो वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो होते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो टेक्निकल एनालिसिस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, और मैंने आपसे कल भी यही बात डिस्कस की थी अपनी लास्ट वीडियो में भी, कि डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर होता है, जो कि वो चार्ट पे जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें लगता है कि इस वक्त एग्रेसिवली प्राइस डाउन हो रही है और एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए, और उसके वॉल्यूम्स की बेसिस के ऊपर हमें ये नज़र आता है कि हाँ जी ये जो है वो प्राइस तो लोग डर के, घबरा के या बगैर किसी वजह के सेल कर रहे हैं, तो सप्लाई बढ़ गई है और प्राइस नीचे आ रही है। लेकिन वहाँ पे जो स्मार्ट बायर होता है वो बाय भी कर रहा होता है, और उसके अंदर इतनी एपेटाइट होती है कि वो उसको होल्ड भी कर सके, तो वो फिर जब सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो जाता है स्टॉक प्राइस में और एक जो स्केरी और जो पैनिकी सेलर होता है वो आउट हो जाता है, तो फिर उसके बाद उस बायर को अच्छा बेनिफिट शॉर्ट टर्म में हो जाता है। तो उस चीज़ का इजहार या उस चीज़ को जो जो उसकी विजिबिलिटी होती है वो आपकी चार्टिंग पे होती है। लेकिन मसला ये है कि आप खुद सोचें, मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ इसके ऊपर, कि अगर मेरे पास 100 यूनिट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की, आप कोई भी अपने जहन में कोई चीज़ ले आएँ, क्योंकि हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करने वाले हैं, तो कोई भी चीज़ के ऊपर आप बात सोच सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स हैं। 100 में से 60 यूनिट्स तो जिस कंपनी की वो प्रोडक्ट है उसके पास पड़े हुए हैं। तो अब हम जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करने वाले हैं वो 40 हो गए, और मैं आपको ये भी कह दूं कि वो 60 यूनिट्स कभी सेल भी नहीं होंगे, मतलब कोई नहीं सेल करेगा उनको, वो कभी मार्केट में आएंगे भी नहीं। तो जो मार्केट में ट्रेड होगा, जो मार्केट में बाय सेल होगा, ये 40 यूनिट्स की बेसिस पे होगा। अगर उन 40 यूनिट्स में से मैं 35 यूनिट्स अपने पास बाय करके रख दूं और उसके बाद मैं फिर बिड करता रहूं, फिर मैं डिमांड उसकी बढ़ाऊं, तो उसकी जो टेंडेंसी ऑफ द राइज होगा, उसका जो राइजिंग पेस होगा, वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि 60 यूनिट्स तो जो प्रोडक्ट का जो जिसने प्रोडक्ट बनाई है उसके पास पड़े हुए हैं, वो कभी सेल नहीं करेगा, और 35 यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, और 5 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि लोग सेल करना नहीं चाहते। तो मैं जितनी भी उसकी प्राइस बढ़ा दूँ, वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक मेरे पास है। लेकिन होगा क्या कि अब उस 100 यूनिट्स के जो प्रोडक्ट थी उसकी प्राइस मैंने 10 रुपये से मैं कहता रहा कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, जिसमें मार्केट में लोग कहते हैं कि जी अपर लोग लगता गया, अपर लोग लगता गया, अपर सर्किट लग गया। तो इस तरीके से आप उसकी प्राइस बढ़ा देते हो। लेकिन उसमें होता क्या है कि अब मुझे कहीं तो उसको सेल करना है ना तो उसको सेल करना है, तो हो सकता है कि मैं ये अपने 35 यूनिट्स ड्यूरिंग द डेज़ जब मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने किसी भाई को बेच दूँ, अपने किसी दोस्त को बेच दूँ, और मैं कहूँ कि जी बस शेयर्स ये मेरे ही हैं, लेकिन मैंने आपको सेल कर दिए हैं, आप मुझे उस प्राइस पे वापस दे दीजिएगा। तो इस तरीके से मैं वॉल्यूम्स भी कर रहा हूँ कि वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है, लोगों को नज़र आ रहा है कि जी बाय सेल तो हो रही है, तो इसका मतलब है लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक की स्क्रीन पे लिखा हुआ तो नहीं आता। लेकिन क्योंकि वो फ्लोट काफ़ी कॉर्नर्ड हो चुका है, तो उस कॉर्नर्ड होने की वजह से, और मार्केट में क्योंकि ये पता नहीं चलता कि कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है, और आप लीगल फ्रेमवर्क में भी रहते हुए आप किसी दोस्त को अगर पीछे से आप अपनी बैक एंड पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके सेल कर देते हैं, तो मार्केट में तो यही नज़र आएगा कि जी काम हो रहा है, लेकिन वो आपके ही घर में, आपके ही पास, आपके ही दोस्त के पास वो शेयर्स पड़े हुए होंगे और आप अपनी प्राइस भी बढ़ा रहे होंगे। तो जब होता ये है कि कोई स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड होने की इसकी कैपेबिलिटी होती है, और वो काफ़ी लो फ्लोट वाला स्टॉक होता है, तो फिर उसमें डर ये होता है कि वो 10 रुपये की प्राइस अगर 100 रुपीज़ पहुँच गई है, तो पब्लिक क्या देखती है? पब्लिक ये देखती है कि यार जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको हमें लेना है, क्योंकि वो और ऊपर जाएगा, जो स्टॉक नीचे जा रहा है उसको हमें बेच देना है कि कहीं और वो नीचे ना चले जाए। तो वो चेज़ करती रहती है। एक लेवल पे आके जब उस प्लेयर को, जिसने ये सारा जो है वो स्ट्रक्चर किया है, जब उसको एग्जिट लेना होता है, तो वो क्या करता है, 1 2 2 3 3 यूनिट्स इसी तरीके से वॉल्यूम क्रिएट करते करते आपको सेल करता रहता है, और वो बाय भी करता रहता है, सेल भी करता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब पब्लिक के पास 35 यूनिट्स होते हैं
और 35 नहीं तो 30 यूनिट्स होंगे, 60 यूनिट्स अभी भी जो है वो उस स्पॉन्सर के पास पड़े हुए हैं जिसको कुछ नहीं पता मार्केट का। क्योंकि हमारी मार्केट में भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि जो कंपनीज़ के ऑनर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते और इतनी ज़्यादा एक्टिविटी वो नहीं करते, और वो अगर करते भी होंगे तो वो किसी और तरीके से करते होंगे। लेकिन सामने जो है वो मेन मार्केट के बड़े इंडिविजुअल प्लेयर्स ही होते हैं जो स्टॉक के जो जो लो फ्लोट का स्टॉक होता है उसको कॉर्नर करने की एपिटाइट रखते हैं। प्राइस बढ़ा दी, पब्लिक के पास वापस आपने सेल कर दिया। पब्लिक क्योंकि लीस्ट इन्फॉर्म्ड होती है, वो बेचारे जो है वो बातों में आके ले लेते हैं, और जब वो ले लेते हैं तो उनको कंपनी का तो पता नहीं होता कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो बस स्टॉक को प्राइस को चेस कर रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उस स्टॉक प्राइस चेजिंग में वो 10 रुपीज़ की जो वर्थ वाला स्टॉक था, बल्कि शायद उसकी 10 रुपीज़ की भी वर्थ नहीं होगी, उसको वो दे एंड अप बाइंग एट 100 रुपीज़। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है उसका रिवर्स होना शुरू हो जाता है, रियलिटी चेक आता है, और वो 100 रुपीज़ का जो स्टॉक होता है वो अनफॉर्चुनेटली फिर से 20 या 10 रुपीज़ चले जाता है। ये पूरा गेम स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ये गेम स्ट्रक्चर किसी लो फ्लोट स्टॉक में हो सकता है, किसी अननोन कंपनी में हो सकता है। लेकिन आप, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस तरह का गेम कोई ओजीडीसी में कर सकता है तो पॉसिबल नहीं है, कोई पीपीएल में कर सकता है तो पॉसिबल नहीं है, कोई लकी सीमेंट में कर सकता है तो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिस पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो पैसा शायद आप स्मॉल कंपनीज़ में तो आप अरेंज कर लेंगे, उसमें स्ट्रक्चर कर लेंगे, लेकिन आप बड़ी कंपनीज़ में बिलियन डॉलर, 2 बिलियन रुपीज़, 2 बिलियन, 5 बिलियन रुपीज़ से ऊपर की अगर कोई कंपनी होगी तो उसका 10% स्टेक भी लेने का पॉसिबल नहीं होता। बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, उसमें भी आप इस तरह की स्ट्रक्चर, इस तरह का प्ले नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ख्याल रखनी चाहिए कि अगर ये आपकी मिस्टेक है कि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं ली और आपने किसी स्टॉक को आइडियली उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से, और विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो प्राइस क्यों बढ़ रही है, उसमें क्या हुआ है, अगर आपने किसी ऐसे स्ट्रक्चर में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया और फिर अगर आपको लॉस हुआ, तो मेरे भाई या मेरी बहन, इसमें स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर की गलती नहीं है। इसमें ये आप ये नहीं कह सकते कि बेटी का घर है और मुझे सिर्फ दे के जाना है। इसमें हर सरासर गलती आपकी और हमारी होगी कि हमने एक लीस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को किया, एग्जीक्यूट किया, और उसकी वजह से हमें लॉस हुआ। तो इस तरह से जो जो एक टर्म यूज़ की जाती है वो पंप एंड डंप की होती है कि आप पंप करते हैं, शेयर प्राइस को पंप करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली डंप हो जाता है क्योंकि उसकी वर्थ नहीं होती। इस चीज़ को आप अवॉइड करें, और इसका बेहतर हल यही होता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग भी करें, अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई आप क्या बाय कर रहे हैं और उसकी रीज़न क्या है। अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रिगर भी है तो वो क्यों है, और अगर वो लॉन्ग टर्म ट्रिगर होने वाला है तो भी क्यों होने वाला है। अगर आपको गोल्ड की प्राइस में कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी दे दे तो आपको समझ आ जाएगी कि जी ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये तो रियल गोल्ड नहीं है। लेकिन क्योंकि आपका कॉमन सेंस है, आपको पता होगा कि जी ये तो बिल्कुल ही रियल गोल्ड नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक की बात की जाए तो कोई अगर आपको गोल्ड की प्राइस में जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल कर देता है तो आप हंसी खुशी ले लेते हैं, बिकॉज आपको आइडिया नहीं है। तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें, अपने आइडियाज़ को इंक्रीज़ करें, और कोशिश करें कि कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, शायद ट्रेडिंग करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर आपने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई इसके लेने की और बेचने की वजह क्या है, तो मैं गारंटी तो नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे यकीन है कि आप स्टॉक में लॉस करने की जो आपका पोटेंशियल होगा उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, आप काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस से बच जाएंगे। तो आई एम श्योर कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से, शायद अगेन ये लंबी वीडियो हो गई है 18-20 मिनट की, तो वो लोग जो कि सुकून से देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए ही है कि आप आज की जो हमने बात की उसके अंदर कि मार्केट पार्टिसिपेशंस क्या होती है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, आपकी क्या एपिटाइट है, आप कितने जो है वो वेल एजुकेटेड हैं, या फिर आपका कॉमन सेंस कितना है, या आप कितना समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस मार्केट के साथ। और आप ये देखें कि जो आपके अगेंस्ट में जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जो आपको सेल कर रहे हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, वो कितना वेल इन्फॉर्म्ड है। और अगर आप किसी स्टॉक को चेस करते हैं तो जो टेक्निकल एनालिसिस में वो जो चार्ट पे जो प्राइस ऊपर जा रही होती है या वो अप एंड डाउन हो रही होती है, तो क्या वो इतना लो फ्लोट वाला स्टॉक है कि आप उसकी चार्टिंग को ना देखें और आप उसको इग्नोर ही कर दें कि यार ये तो बहुत कॉर्नर्ड हो सकता है, इसके तो शेयर्स ही इतने नहीं हैं।
और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो भी करते हैं तो इसको एक्चुअल में देखें। आखिर बात मैं ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। जब इस तरह की लो फ्लोट के अंदर जो है वो काफ़ी पंप एंड डंप की जो होती है, तो उसमें बाकायदा ऐसे ट्रिगर्स बनाए जाते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे ब्रेकआउट करवाया जाता है, स्टॉप लॉसेस हिट करवाए जाते हैं। लोग कभी सेल कर देते हैं कि जी ये तो हो गया, वो बेचारे चार्ट को देख रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये चार्ट भी किसी पीछे एक प्लेयर ने ही क्रिएट किया है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा होता है। वो अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में पूरी दुनिया में काम होता है, तो वो चार्टिंग पे बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। लोग बिल्कुल उसमें चार्ट हेल्प करता है क्योंकि वो आपको डाइवर्सिफाइड और वेल स्ट्रक्चर्ड चार्ट होता है, इसमें किसी की कंट्रोलिंग नहीं होती। अगर आप करेंसीज़ की बात करेंगे तो करेंसीज़ में भी आपको चार्ट नज़र आता है, चार्टिंग आपकी हेल्प करेगी। आप अच्छे बड़े फ्लोट की कंपनीज़ उठाएंगे और उसको चार्टिंग देखेंगे तो उसमें भी आपको बिल्कुल नज़र आएगा। लेकिन अगर छोटे फ्लोट की कंपनीज़ उठाएंगे, अगर आप किसी कॉर्नर्ड स्टॉक की कंपनी उठाएंगे और अगर आपको नहीं पता चलता तो आप जाके किसी भी कंपनी की एनुअल बुक में देख सकते हैं कि मेजर स्टेक होल्डर्स, मेजर जो इसकी शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है। हर साल कंपनी ये चीज़ जो है वो रिपोर्ट करती है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। आपने सिर्फ उठाना है, अगर वो बहुत ज़्यादा वेल कॉर्नर्ड हो तो आपने उसको छोड़ देना है, चाहे वो 100 रुपीज़ की जगह पे 10,000 रुपये का होने वाला हो, क्योंकि वहाँ पे लॉसेस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको कंपनी का पता है, आपको आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि आपने अपनी स्टडी की वजह से जो है वो अच्छी पता चल गई है, आपने आपने अच्छा एनालिसिस किया है और आपके एनालिसिस की बेसिस पे, तो फिर एक अलग बात है। वरना कहीं 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 सुनी बातों के ऊपर अगर आप जाएंगे और आप सिर्फ उसके ऊपर एक्ट करेंगे, और अगर आपने एक्ट ऐसे किसी स्मॉल फ्लोट स्टॉक के अंदर कर दिया जिसमें काफ़ी पंप एंड डंप का जो है वो खतरा होता है, तो वहाँ पे फिर आपके लॉसेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। एक और सवाल लोगों ने किया कि हालात तो पाकिस्तान के इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैं ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में पहले थे तो मार्केट 39-40,000 पे भी चली गई थी, और उस वक्त जो मार्केट की जो वैल्यूएशन थी वो भी काफ़ी चीप हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैल्यूएशंस क्या होती हैं, तो इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे डिटेल में कि वैल्यूएशंस क्या होती हैं और किस तरह से देखा जाता है। और लेकिन वो काफ़ी सस्ती हो गई, मैं ये कह देता हूँ कि स्टॉक मार्केट आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले बहुत ज़्यादा सस्ती थी, 40,000 41,000 से ऊपर नहीं जाती थी। आज 72,000 या 73,000 का इंडेक्स हो गया है। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके $4 बिलियन के रिज़र्व्स आपके $8 बिलियन पे आ गए। आपकी सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग चीज़ है वो ये है कि आपकी सऊदीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं $1 बिलियन प्लस की। तो ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स होते हैं। जब मतलब एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि होता ये है कि स्टॉक मार्केट में चीज़ जितनी महंगी होती है लोगों को इतनी अच्छी लगती है। तो जब मार्केट बहुत ऊपर जा रही होती है इसका मतलब है चीज़ें आगे इकॉनमी से रिलेटेड और पाकिस्तान से रिलेटेड उम्मीद ये की जाती है, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, उम्मीद ये की जाती है कि एक्सपेक्टेड ये होता है कि ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जबकि इन जनरल अगर आप ग्रॉसरीज लेने जाएंगे तो आप चाहेंगे कि जी आपकी चीज़ें जितनी सस्ती हो उतनी अच्छी। स्टॉक मार्केट में अगर आपकी स्टॉक प्राइस जितनी सस्ती होती है, हालांकि होना यही चाहिए कि जब वो सस्ती हो रही हो तब बाय करना चाहिए, लेकिन जब लोग सेल कर रहे होते हैं, तो ये जो अब मार्केट इतनी ऊपर परफॉर्म की है ये एक्सपेक्टेड था। आगे एक्सपेक्टेड भी यही है कि शायद इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा, लेकिन इंटरेस्ट रेट कट होगा, आपकी इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी। तो जब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का एक कट होना होता है तो वो भी ज़्यादा मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर होता है। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द कमेंट। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवालात हो, कोई बातचीत हो, तो रिस्पेक्टेबल मैनर्स के साथ अगर आप कमेंट करें या बात करें और कनेक्ट करें मुझसे, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको गाइड करूं जो भी मुझे पता है। और अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपसे सीखूं, समझूं, और खालिसतन ये चीज़ जो मैंने स्टार्ट की है ये आपकी गाइडेंस के लिए है। मैं एक चीज़ और कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसकी एक बहुत ख़ास वजह है, बहुत ज़्यादा ख़ास वजह है, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है वो ख़ास वजह, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ और प्रैक्टिकली उसको लेके चल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जितना मैं आसान अल्फाज में और जितना ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेमन टर्म में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बेसिक वर्जन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिल्कुल करूँगा। मेरी वीडियो शायद बड़े मैनेजर के लिए या बड़े इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर के लिए तो नहीं होगी, लेकिन एक पब्लिक जो कि एक बिल्कुल आम सा बंदा है, जो बेचारा कभी 50,000, कभी लाख रुपए, कभी 2 लाख रुपए, कभी 3 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करता है और फिर वो हार जाता है, वो लॉस कर देता है, उसके लिए शायद उस काम आ जाए। तो यही मेरी इंटेंशन है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।